हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर पीएससी। इस वीडियो में हम संपूर्ण जनगणना एवं नगरीकरण का भाग 2 देखेंगे और ये जो वीडियो होगी यह यूपी पीसीएस 2024 के लिए, आरओ री एग्जाम 2023 के लिए और अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यह वीडियो जनगणना एवं नगरीकरण का एक क्विक रिवीजन वीडियो है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनगणना 2011 के अनुसार किन राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वैसे राष्ट्रीय औसत कितना है तो 943 है। राष्ट्रीय औसत जो लिंगानुपात है वो 943 है। तो 943 से अधिक ऐसे कितने राज्य हैं जहां पे लिंगानुपात है। तो केरल एक तो है, केरल के यहाँ लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे 1084 लिंगानुपात है। वहीं तमिलनाडु में 995 है, आंध्र प्रदेश में 992 है, छत्तीसगढ़ में 991 है और मणिपुर में 987 है। मेघालय की बात करें तो 986 के साथ यह भी राष्ट्रीय औसत अनुपात से अधिक है और उड़ीसा का 978 है, हिमाचल प्रदेश का 974 है और कर्नाटक का 968 है। वहीं उत्तराखंड का 963 है। त्रिपुरा की बात करें तो 960 है, असम का 958 है और वेस्ट बंगाल का 950 है। वहीं झारखंड का 943 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऐसे इतने राज्य हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात से अधिक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर किस राज्य में, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे स्त्री और पुरुष में जो अंतराल है वो सबसे कम है। तो मेघालय में सबसे कम है और कितना कम है तो 3.1% ही है। स्त्री पुरुष शिक्षा में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है तो वो राजस्थान में है। किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था तो ये 951 का जो जनगणना था उसमें 946 लिंगानुपात था। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। जो साक्षरता दर की गणना की जाती है वो 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या था तो 17.7%। कह रहा है कि जब जनगणना 2011 का आंकड़ा आया था 2001 से 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत रहा 10 साल में वो कितना था तो 17.70% था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर जो TFR बोला जाता है वो 2.4 था। कितना था 2.4। लेकिन हाल ही में 2018 में एक आकलन किया गया, उसमें जो TFR आया वो 2.2 का निकल कर आया था। तो जनगणना 2011 के अनुसार पूछे TFR तो कितना बताएंगे 2.4। और ऐसे 2018 में वर्तमान की अगर बात किया जाए, वर्तमान या हालिया आंकड़ा की अगर बात किया जाए तो ये कितना है तो 2.4 है। 15वीं जनगणना 2011 का नारा या आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनगणना और हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य ही 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना कब और किसके काल में हुई थी तो पहली आधुनिक प्रणाली की बात करते हैं तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। लेकिन 1881 की जो जनगणना हुई वो एक नियमित अब जनगणना होने लगी थी, जो कि यह डिसाइड किया गया था कि अब से हर 10 साल के बाद जनगणना किया जाएगा। तो ये जो 1881 की गई थी वो रिपन के समय में की गई थी। वहीं 1872 में जो पहली एक आधुनिक प्रणाली के तौर पर किया गया था तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है। कह रहा है कि 2011 की जो जनगणना है वह स्वतंत्रता के बाद किस नंबर की जनगणना है तो 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है 7वीं जनगणना है। किस अधिनियम के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है तो जनगणना अधिनियम 1984 के अंतर्गत ही जनगणना कराई जाती है। शिशु लिंग अनुपात जो CSR है वो क्या है तो यह जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष समूह में प्रति
1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या ही क्या कहलाती है, शिशु लिंग अनुपात कहलाती है। यानी कि कह रहा है कि यह जो शिशु लिंग अनुपात है, यह ऐसी जनसंख्या होती है कि जो 0 से 6 आयु समूह में कितने बच्चे हैं और उनके तुलना में उस समूह में कितनी स्त्रियां हैं, किस एज के बीच में, 0 से 6 के, 0 के 6 के एज में यह देखा जाता है कि कितने बच्चे हैं और कितनी बच्चियां हैं। इसी को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के किस काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात अत्यधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई थी? तो तृतीय अवस्था में। यह कब थी? तो तृतीय अवस्था, और ये 1951 से 81 के दशक में। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से संसार में सर्वप्रथम जनगणना किस देश में कराया गया था? तो आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित जो ढंग था, इसके अनुसार जो सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी वे स्वीडन में कराई गई थी और वो 1949 में कराई गई थी। किस जनसंख्याविद ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो माल्थस के अनुसार किया गया था। माल्थस के अनुसार किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि किस गति से होती है? तो गुणोत्तर से होती है। यानी कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 होती है। ठीक है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ काल अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जननांकीय संक्रमण कहते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो W.S. थॉम्पसन है एवं W.F. नोटस्टीन है। जननांकीय संक्रमण की 5वीं अवस्था के प्रतिपादक कौन थे? तो कोलिन क्लार्क हैं। कौन है? कोलिन क्लार्क है। जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जननांकीय अपर्दन व जातीय संहार की अवस्था कहलाती है? तो 5वीं अवस्था। भारत की जननांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है? भारत की जननांकीय संक्रमण जो है वो किस अवस्था से गुजर रही है? तो अभी तीसरी अवस्था से गुजर रही है। जननांकीय संक्रमण की जो पहली अवस्था होती है उसमें क्या होता है? तो उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर होता है। यहाँ पे प्रथम लिखा गया है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर एवं उच्च जन्म दर होता है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के लिंगानुपात में कितना सुधार हुआ है? तो 10 अंकों का हुआ है। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में जो लिंगानुपात का सुधार हुआ था वो 10 अंक का हुआ है। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? तो 919 है। ये घट ही रहा है। वर्ष 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? कह रहा है कि 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में अगर बात किया जाए तो वो कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है जहां पे 972 है एवं मिजोरम में 970 है, मेघालय में भी 970 है। 2011 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 राज्य कौन से हैं? यानी कि सबसे कम 0 से 6 वर्ष के बच्चों में जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो कहां पर है? तो हरियाणा में 834 है और पंजाब में 846 है। शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अधिक से अधिक लिंगानुपात वाले अगर राज्यों और इसी में केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तो राज्य पे अगर देखा जाए तो केरल जो है वो प्रथम पर है, यहाँ पे 1084 लिंगानुपात के साथ। वहीं दूसरे नंबर पे केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है और ये पांडुचेरी है जो कि 1037 लिंगानुपात है। लिंगानुपात के मामले में अगर हम बात करें तमिलनाडु का तो ये तीसरे स्थान पे आता है और केवल राज्य में ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तीसरे नंबर पे आएगा और इसका स्थान है 996। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका है 993 और छत्तीसगढ़ का 991 है। निम्नतम 5 लिंगानुपात वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो इसमें दमन और दीव का 618, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दमन और दीव का है जो कि 618 पर है। वहीं दादर एवं नागर हवेली का कितना है? तो 774 है। चंडीगढ़ की बात करें तो 818 है, वहीं दिल्ली का 868 है। अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह की बात किया जाए तो यहाँ पे 876 है। 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष
आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी आई है, तो 8 की कमी आई है। यानी कि 2001 में 8 अधिक था और 2011 की जब गणना हुई थी तो वहां पर 0 से 6 वर्ष आयु लिंगानुपात में 8 कम हो गया। 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी, तो वो जम्मू कश्मीर है। यानी कह रहा है कि 2006 का जो लिंगानुपात था उसमें कौन सा ऐसा राज्य जहां पे सबसे कम लिंगानुपात आया है, तो वो जम्मू कश्मीर है। स्वतंत्रता के उपरांत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है, तो 1991 से 2001 के दशक में हुई थी। और वो कितना हुआ था, तो 10 हुआ था। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई थी, तो 1991 से 2001 में। यानी कि जो पढ़ने लिखने वालों की संख्या थी उसमें वृद्धि हुई और निरक्षर की संख्या में कमी हुई। वर्तमान में अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने लोग साक्षर हैं, तो 76.34 करोड़, यानी कि 76 करोड़ 34 लाख जो लोग हैं वो साक्षर है। किसके अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 76.34 करोड़ लोग साक्षर हैं। साक्षर स्त्रियों की संख्या वर्तमान में कितनी है, ये वर्तमान का आशय क्या है, वर्तमान का आशय 2011, तो यहाँ पर है 32 करोड़ 88, या एक तरह से कह सकते हैं कि 32 करोड़ 88 लाख है, 32 करोड़ 88 लाख है। 1951 तथा 2011 में स्त्री साक्षर कितने प्रतिशत थी, तो क्रमशः 8.86% एवं 64.6% थी। कह रहा है कि 1951 तथा 2011 में अगर स्त्री साक्षरता का प्रतिशत देखा जाए तो 1951 में जो पढ़ी लिखी स्त्रियां थी वो 8.86% ही थी, लेकिन 2011 में आकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, तो 64.6% हो जाती है। उत्तर प्रदेश की कुल संख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है, यानी उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या उसमें जो कार्यबल जनसंख्या है वो कितनी है, तो 23.7% जो है यहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता सबसे कम पाई जाती है, तो बिहार में वैसे भी कम पाई जाती है और बिहार में 51.5% स्त्री साक्षरता पाई जाती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सत्य कथन है, क्या क्या है, तो इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि 2026 तक जन्म दर को कितना लेकर आना है, तो 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम कर देना है, ठीक ना। और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर जो है वो 2.7 प्रति हजार है, तो 2.7 प्रति हजार अभी वर्तमान में है, जिसको कम कर के लाना कितना है, तो 2.1 तक लाना है। निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वहां पे कम पढ़े लिखे लोग में अधिक वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 के दशक में निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है, तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है, यानी कि यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, ठीक। देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2011 में सर्वाधिक थी, तो ये दृष्टि विकलांग लोगों की संख्या 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में विकलांग की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, तो यहाँ पे विकलांग भी अधिक है। 15वीं जनगणना के धर्माधारित आंकड़े कब जारी किए गए, जो 15वीं जनगणना की जो धर्म आधारित आंकड़े हैं वो कब जारी किए गए थे, तो 25 अगस्त 2015 को किए गए थे। जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, जनगणना 2011 हुई थी तो उस समय देश में कौन सा ऐसा धार्मिक समूह था जिसकी संख्या ज्यादा थी, तो हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी, कितनी थी, 79.8%। और संख्या की बात करें तो 96.63 करोड़ जनसंख्या कहाँ पे थी, 2011 में भारत में हिंदुओं की थी।
2001 से 2011 के दौरान हिंदू आबादी में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 की बात करें तो कितनी वृद्धि हो गई है? तो 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई थी। हिंदुओं की दशकीय वृद्धि दर 2011 में कितनी थी? हिंदुओं की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 2011 में कितनी थी, यानी कि 10 साल में उन्होंने कितना प्रतिशत वृद्धि किया था? तो 16.8%। जनगणना 2011 के अनुसार देश के किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू रहते हैं प्रतिशत के हिसाब से। और कितने रहते हैं हिमाचल प्रदेश में? यानी कि हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या उसमें 95.17% हिंदू रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में सबसे कम प्रतिशत वाला हिंदू राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। मिजोरम में जितनी जनसंख्या रहती है उसका मात्र 2.75% लोग ही क्या है? हिंदू हैं। 2011 में शहरी क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 2011 में अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो हिंदू कितने थे? तो ये थे 28.2 करोड़। और प्रतिशत की बात किया जाए तो 74.83% हिंदू कहाँ पे रहते हैं? तो वो शहर में रहते हैं। यानी शहरों की जनसंख्या की बात करें तो उसमें से 74.83% हिंदू हैं। 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 82.06% है। और अगर संख्या की बात करें तो 68.40 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो मुस्लिम है। कह रहा है कि 2011 की जब जनगणना हुई तो उसके अनुसार देश में सबसे तेज गति से जनसंख्या में अगर कोई धार्मिक समुदाय वृद्धि कर रहा है तो वो मुस्लिम है। 2011 में मुस्लिम जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की बात किया जाए तो वो 24.6% थी। 2011 में देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत हिस्से में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हुई? तो 0.8%। कह रहा है कि 2011 में देश की जो कुल जनसंख्या थी उसमें मुस्लिम जनसंख्या का जो प्रतिशत हिस्सा था उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 0.8% की। जनगणना 2011 के अनुसार देश में मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी कितनी है? तो 17.22 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार देश में मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई थी? तो 14.2%। 14.2% की हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो ईसाई है। ईसाइयों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो 1023 है। कितना है? 1023 है। जनगणना 2011 के अनुसार वह कौन से दो धार्मिक समुदाय हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान अपरिवर्तित रही? तो ईसाई तथा जैन है। ईसाई तथा जैन समुदाय के जो लोग हैं उनका जो एक तरह से दशकीय वृद्धि दर था वो अपरिवर्तित था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। देश में सर्वाधिक प्रतिशत ईसाई जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो नागालैंड है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? अगर बात किया जाए नागालैंड की कुल जनसंख्या की तो उसमें 87.93% कौन रहते हैं? तो ईसाई रहते हैं। किस राज्य में सबसे कम प्रतिशत ईसाई धर्म के लोग रहते हैं? तो बिहार में। और कितने रहते हैं? तो बिहार की कुल जनसंख्या का 0.12% रहते हैं। वर्ष 2011 में किस धर्म के लोगों का लिंगानुपात सबसे कम पाया गया? तो लिंगानुपात सबसे कम देखा जाए तो सिखों का है। कितना है? तो 903 है। वहीं सबसे अधिक बात किया जाए तो ईसाइयों का है। कितना है? 1023 है। जनसंख्या की दृष्टि से बौद्ध समुदाय देश में किस स्थान पर आते हैं? तो 5वें स्थान पर आते हैं। अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले पर तो हिंदू धर्म था और 5वें नंबर पे कौन आ जाता है? तो बौद्ध समुदाय आता है। बौद्ध समुदाय की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1% है। यानी कि 10 साल में या अपनी जनसंख्या में 6.1% की वृद्धि कर लेते हैं। देश में सबसे कम आबादी किस धार्मिक समुदाय की है? तो वो जैन की है। जैन की जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो देश में सबसे कम पाए जाते हैं।
किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में हुई थी? तो जैन धर्म की हुई थी। 2001 की तुलना में 2011 में शहरी जनसंख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 3.4% की। अंतिम रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में कुल ग्रामीण एवं शहरी दशकीय वृद्धि दर क्रमशः कितनी थी? तो कुल की बात करें तो 17.7% की वृद्धि हुई थी। ग्रामीण की अगर बात करें यानी ग्रामीण जो जनसंख्या थी उसमें दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो 12.3% थी। वहीं अगर शहरों की जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो 31.8% की वृद्धि हुई थी। 2001 से 2011 के दशक में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर में पूर्व दशक की वृद्धि दर की अपेक्षा कितना अंतर था? तो प्लस में था वो 0.3%। वर्ष 2011 के ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में कितनी कमी आई है? तो वो आई है 3.39% की कमी आई है। पहले कितना था? 72.19, अब कितना हो गया है? 68.9 हो गया है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और प्रतिशत किन राज्यों में पाया जाता है? कह रहा है कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और प्रतिशत किन राज्यों में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में बात करें तो 50.8 मिलियन लोग शहर में रहते हैं। वही गोवा के 62.2% लोग शहर में रहते हैं। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। कितना है? 153.4% है। सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। यानी कि जो सर्वाधिक शहर एवं ग्रामीण लिंगानुपात की अगर भी बात करें तो वह केरल है। शहर में कितना लिंगानुपात है? तो 1091 है। वहीं ग्रामीण में बात करें तो 1077 है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा संघीय क्षेत्र है जहां पे शहरों में कम से कम लिंगानुपात है? तो वो है दमन एवं दीव, और शहर में इसका लिंगानुपात कितना है? तो 550 है। सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और कितना है? तो 54.8 लाख है। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो केरल में थी। और यहाँ पे 1000 में से केवल 12 बच्चे ही मर जाते थे या मर जाते हैं 2011 के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चयनित आयु समूह में जनगणना की प्रतिशतता अधोलिखित सारणी में दिया गया है। आयु समूह वर्ष में दिया गया और जनगणना 2011 में उनका अंश दिया गया है कि कितने प्रतिशत थे। तो 0 से 4 वर्ष के जो आयु समूह के जो बच्चे थे वो 2011 की जनगणना की कुल जनसंख्या थी उसमें 9.3% थे। वहीं 5 से 9 साल के अगर बच्चों की बात किया जाए तो वो 10.5% थे। 10 से 14 वर्ष के बच्चों की बात किया जाए तो 11% थे। वहीं 15 से 59 साल के व्यक्तियों की बात किया जाए या 15 साल के बच्चों से लेकर के 59 साल के व्यक्तियों के तक के बात किया जाए तो वो 60.3% है। 60 साल से ऊपर के लोगों की बात किया जाए तो वो 8.6 है। और ऐसे 0.4 लोग हैं जिनकी आयु निश्चित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात किस राज्य में है? तो वो नागालैंड में है। और कितने हैं? तो 979 है। वहीं सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पांडुचेरी है, जिसका अगर लिंगानुपात देखा जाए तो कितना है? 969 है। 2011 में शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? 2011 में जो शहरी क्षेत्र उसका लिंगानुपात कितना था? तो 929 था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना कब कराई गई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना 2011 में ही कराई गई थी। सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना 2011 कब तथा कहां शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 29 जून 2011 को त्रिपुरा के हजेमोरा ब्लॉक से शुरू की गई थी। तो ये जो सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना 2011 थी इसमें ग्रामीण परिवारों से संबंधित सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो 3 जुलाई 2015 को
जो सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराई गई थी। 2000 SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक तथा जातीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण परिवारों में महिला मुखिया वाले परिवार कितने हैं? ऐसे कितने ग्रामीण परिवार हैं जिसमें महिला मुखिया हैं? तो 2.31 करोड़। और वे आगे बात करते हैं कि SECC 2011 के अनुसार देश में कुल परिवारों की संख्या कितनी है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, दोनों को एक साथ? तो 24.45 करोड़ लोग या परिवार यहाँ पे निवास कर रहे थे। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।